नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए खास है। तो सबसे पहले कौन सी खबर होगी, चलिए आपको बताते हैं कि वर्ल्ड नाउ में बात हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की करेंगे, जिसको लेकर के दुनिया के देश तो विरोध कर रहे हैं और अमेरिका का विकल्प भी तलाश रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। दरअसल अमेरिकी नेता भारत पर लगाए गए ट्रंप के इस टैरिफ को गलत बता रहे हैं और इसको लेकर के संसद में प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया है। किन सांसदों ने भारत के पक्ष में ट्रंप के टैरिफ का विरोध किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे उस प्रस्ताव की जो पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में आखिर ऐसा क्या है जो ट्रंप के खिलाफ और भारत के पक्ष में है। इसके साथ आपको बताएंगे कि भारत पर 50% टैरिफ का क्या असर हुआ है और अमेरिका में कैसे सामान जो है वो दिन प्रतिदिन अब महंगा होते जा रहा है। लेकिन भारत अमेरिका व्यापार कितना प्रभावित हुआ है इस वजह से ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ इसी बुलेटिन में हम बात करेंगे H1B वीजा की मनमानी फीस को लेकर के। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से H1B वीजा शुल्क को बढ़ा करके $1 लाख करना गैर कानूनी है? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका के ही 20 राज्यों ने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आखिर क्यों कोर्ट पहुंचे हैं अमेरिकी राज्य और कोर्ट में ऐसी क्या दलील दी गई है जैसे इस मामले में कानूनी जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किन राज्यों ने मुकदमा दाखिल किया है। वीजा फीस बढ़ने से अमेरिका पर असर क्या हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्योंकि वहां सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं, इंडियंस जाते हैं। इसके बाद बात होगी वीजा फीस बढ़ने से भारतीय लोग किन किन देशों में नौकरी का विकल्प तलाश कर रहे हैं। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिका के उस प्लान की जो एक्सपोज हो चुका है कि ट्रंप ने उन पावरफुल देशों के नेताओं को हटाने का प्लान बनाया है जो उसके रास्ते का कांटा बन सकते हैं। आखिर ट्रंप का प्लान क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो नेता हैं जो ट्रंप के लिए अब खतरा बन सकते हैं और ये ट्रंप को ही लगता है। इन 4 देशों को अलग करने की स्ट्रेटजी ट्रंप की, अमेरिका की क्या है वो भी जानिएगा। उसके बाद बात होगी ट्रंप के उस आलीशान बॉल रूम की जिसे ट्रंप बना तो बड़े शान से रहे थे, लेकिन अब उसी को लेकर के कानूनी पचड़े में भी फंस गए हैं। ट्रंप का ये सपना पूरा हो पाएगा या अंडर कंस्ट्रक्शन रह जाएगा, ये भी आपको बताएंगे क्योंकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस का हिस्सा तोड़वा दिया था। अब होगा क्या, ये जरूर आपको हम बताएंगे। तो वर्ल्ड नाउ की करते हैं शुरुआत और बात करते हैं सबसे पहले टैरिफ किंग ट्रंप की, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को अब उनके ही देश में कड़ी चुनौती मिलने लगी है। ट्रंप के भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को 3 डेमोक्रेटिक सांसदों ने खुली चुनौती दे डाली है। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस नेशनल इमरजेंसी घोषणा को पलटने की कोशिश की गई है जिसके तहत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा करके 50% तक कर दिया गया था। भारत से आने वाला जो भी सामान होगा उस पर भारी भरकम टैरिफ लगाया गया। अब इसके खिलाफ अमेरिकी संसद के अंदर ही आवाज उठ गई है और इसका मकसद यह है कि भारत पर लगाए गए 50% तक के टैरिफ को खत्म किया जाए। ये वहां के जो विपक्षी सांसद हैं वो भी कह रहे हैं। ट्रंप की जो व्यापार नीति है उसके खिलाफ कांग्रेस में बढ़ते असंतोष के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी संसद जिसे कांग्रेस कहते हैं, सांसदों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए ये टैरिफ न सिर्फ अवैध हैं बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। अमेरिका भारत के जो मजबूत आर्थिक रिश्ते हैं उन्हें तक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये भी कहा गया है। यह प्रस्ताव डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद डेबोरा रॉस और मार्क वीसी और भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने मिलकर के पेश किया है। प्रस्ताव में अगस्त 2025 में लगाए गए अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ को रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ मिलकर के भारत के कई उत्पादों पर कुल ड्यूटी 50% तक पहुंच गई थी। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस प्रस्ताव में आखिरकार क्या क्या था, कौन कौन सी वो चीजें थी जिसे शामिल किया गया था। तो टैरिफ खत्म करने के प्रस्ताव में
ये तमाम चीजें शामिल थी, जिसमें नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करने की मांग, जिसके तहत भारत पर टैरिफ बढ़ा करके 50% तक किया गया। अतिरिक्त सेकेंडरी टैरिफ हटाने की मांग है और आपातकालीन कानून के इस्तेमाल का विरोध है। टैरिफ लगाना गलत और अधिकारों का दुरुपयोग भी है। कांग्रेस की व्यापार संबंधी शक्तियां बहाल हो गई हैं। व्यापार नीति तय करने का अधिकार कांग्रेस के पास होना चाहिए। टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, यह भी कहा गया है। सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और नौकरियों पर भी अच्छा खासा असर पड़ रहा है। ये हालत हो गई है वहां पर कि इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों पर भी 1 करोड़ रुपए ऑफर देने के बाद भी लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। भारत को अहम रणनीतिक साझेदार माना जा रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सहयोगी है और उसे दंडित करना अमेरिका के हित में नहीं है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है जो ट्रंप को समझनी चाहिए। प्रस्ताव में टैरिफ को हिडन टैक्स और अमेरिकन यानी अमेरिकी नागरिकों पर छिपा हुआ टैक्स कहा गया है। अमेरिकी नागरिकों पर छिपा हुआ टैक्स कहा गया है क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें जब लोग अदा करेंगे तो टैक्स भी वही चुका रहे हैं। कीमत बढ़ने से पैसा आम अमेरिकी उपभोक्ता देता है। प्रस्ताव कहता है कि यह भारत को नहीं, अमेरिकी लोगों को ज्यादा सजा दे रहा है। और प्रस्ताव का मकसद क्या है वो जानिए। प्रस्ताव का मकसद है भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को अवैध और नुकसानदेह बता करके उसे खत्म करना। साथ ही राष्ट्रपति के जो आपातकालीन अधिकार हैं उन पर भी लगाम लगाना। और ये पहला सीनेट में पारित एक बाईपार्टीसन उपाय के बाद आया है। इसका उद्देश्य है कि ब्राजील पर लगाए गए समान टैरिफ को समाप्त करें और आयात शुल्क बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उन पर तक अंकुश लगाया जा सके। प्रस्ताव केवल टैरिफ हटाने की बात नहीं करता है, यह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले को कांग्रेस की संवैधानिक शक्तियों के खिलाफ भी बताता है। सीधा सा मतलब इसका यह है कि राष्ट्रपति आपातकाल के नाम पर मनमाने तरीके से व्यापार नीति तय नहीं कर सकते हैं और यही इन सांसदों की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस को यह अधिकार होना चाहिए कि व्यापारिक जो नीतियां होती है उसमें उसकी दखलंदाजी हो। अमेरिका की चेक्स एंड बैलेंसेस प्रणाली से जुड़ा हुआ मुद्दा है और प्रस्ताव में खास तौर पर कहा गया है कि IEEPA कानून का मकसद जो है युद्ध, आतंकवाद और गंभीर संकट होता है। इसका इस्तेमाल किसी मित्र देश को आर्थिक दबाव में लेने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में सांसद ये मानते हैं और यही सच है कि भारत रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है और ऐसे में मित्र देश पर आर्थिक दबाव देना बेहद गलत है। सांसद मानते हैं कि ये कानून रूस, ईरान जैसे शत्रु देशों के लिए बना रहे, इसे भारत जैसे साझेदार पर लागू करना बेहद गलत मिसाल है। प्रस्ताव यह भी कहता है कि अगर आज भारत पर ऐसा हुआ तो कल किसी और सहयोगी देश पर भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही है। और इसीलिए ये प्रस्ताव सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि भविष्य में राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए भी जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि डेमोक्रेट्स के किन सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया है और वो कौन कौन से सांसद हैं। तो चलिए आपको बताते हैं डेमोक्रेट सांसदों ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके बारे में। डेबोरा रॉस नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से जुड़ी हुई है, ये इनकी तरफ से कहा गया। इन्होंने कहा कि नॉर्थ कैरोलिना में भारत से बहुत ज्यादा निवेश होता है, ऐसे में हमारे ही हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारतीय कंपनियों ने राज्य में $1 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, ये डेबोरा रॉय की तरफ से कहा गया है। हजारों जो नौकरियां हैं वो भारतीय कंपनियों से जुड़ी हुई है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। लाइफ साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। भारत ने भी वहां पर लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंपनियां हर साल भारत को करोड़ों डॉलर का सामान निर्यात करती हैं। इसके अलावा ये टैरिफ उस रिश्ते को चोट भी पहुंचा रहे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में है। भारत पर टैरिफ अमेरिकी कारोबार और रोजगार को नुकसान पहुंचा रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उसके बाद मार्क वीजी, क्योंकि ये 3 सांसदों की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, मार्क वीजी का कहना है कि भारत अमेरिका का रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। इसके अलावा ये टैरिफ आम अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स की तरह है, क्योंकि उनकी जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, उन्हें महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। पहले ही बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। एक लंबा शटडाउन भी रहा अमेरिका में कुछ दिनों पहले। तो ये नीति ना तो अमेरिका के हित में है, ये भी स्वीकारते हैं ये, और ना ही वैश्विक साझेदारी के लिहाज से सही है। मित्र देश मानते हैं भारत को, तो इस लिहाज से भी ये सही नहीं है। ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरह से
उल्टा कदम कहा गया है राजा कृष्णमूर्ति की तरफ से, ये भी वहां पर सांसद हैं। इससे सप्लाई चेन बाधित हो रही है, ये राजा कृष्णमूर्ति का कहना है। उनका कहना है कि अमेरिकी वर्कर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से उपभोक्ताओं के लिए चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही हैं। इसके अलावा अगर टैरिफ को खत्म किया जाता है, ये उनका तर्क है, तो अमेरिका और भारत के बीच में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत हो सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये तमाम मुद्दे थे जो अमेरिकी सांसदों की तरफ से वहां की कांग्रेस में यानी कि संसद के पटल पर रखे गए हैं। इससे पहले बात अक्टूबर की करें तो अक्टूबर 2025 में इन तीनों सांसदों ने रो खन्ना और 19 अन्य सदस्यों के साथ ट्रंप को पत्र लिख करके टैरिफ वापस लेने और भारत संबंध सुधारने तक की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने इनके इस प्रस्ताव तक का समर्थन किया था। यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के अंदर सीधे सीधे ये संदेश है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे सांसद हैं जो उनकी नीतियों से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं रखते हैं, उलट इसके जाना चाहते हैं। कई सांसदों का यहां तक कहना था कि यह प्रस्ताव कांग्रेस के उस संवैधानिक अधिकार को फिर से स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसके तहत व्यापार नीति पर अंतिम फैसला संसद का होना चाहिए। फिलहाल ये प्रस्ताव है जो अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश हो चुका है। अगर ये पारित हो जाता है तो सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी सदन में भी इसी तरह के बिल पर वोटिंग होगी। विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति वीटो को भी ओवरराइड किया जा सकता है, यानी वीटो का जो इस्तेमाल है वो राष्ट्रपति वहां पर नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, ये भी एक कूटनीति का हिस्सा है। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत के तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से रूस यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देता है। वो हमेशा तर्क देते हैं इस बात को लेकर के। ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बताता रहा है। ट्रंप भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% पेनल्टी है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से और पेनल्टी 27 अगस्त से लागू हो गया है। लेकिन आपको याद होगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए तो उन्होंने व्यापार नीति को लेकर के कहा था कि जब अमेरिका हमसे तेल खरीद सकता है यानी रूस से तेल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता है। तो ये उनकी जो कूटनीति है वो समझ में नहीं आती है कि वो खरीदेंगे सस्ता लेकिन भारत खरीदे महंगा, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन भारत का कहना है कि हम पश्चिम देशों के दबाव में नहीं आएंगे। और पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक रिश्ता है वो काफी खटास भरा रहा है। अमेरिका ने भारत के हाई टैरिफ और ट्रेड घाटे की वजह से टैरिफ लगाया है। दोनों देशों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में परेशानी हो रही थी। अमेरिका को लगता था कि दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलित हो गया है। भारत अमेरिका को ज्यादा चीजें बेचता है, यह भी हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा था। और अमेरिका भारत को उतनी चीजें नहीं बेच पाता है, ये भी वो मानते हैं। और इस अंतर को कम करने के लिए ये टैरिफ लगाया गया है, ये ट्रंप का कहना था। अब आपको ये बताते हैं कि ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत पर आखिरकार क्या असर हुआ है। 50% टैरिफ ने भारत को कैसे, कहां, क्यों नुकसान पहुंचाया है, अब वो भी जान लीजिए। तो अमेरिका को निर्यात महंगा कैसे हुआ है। भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर सामान्य कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन भारतीय सामान कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धी भी थे। 50% टैरिफ लगते ही 100 रुपए का जो सामान था वो अमेरिका में 150 का हो गया। वही अमेरिकी खरीदारों के सामने दो विकल्प आए, भारत से आया हुआ महंगा सामान खरीद ले या किसी और देश से आया हुआ सस्ता सामान ले ले। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत के कई ऑर्डर रद्द हुए या कम हो गए। भारत को नुकसान हुआ है, नए ऑर्डर मिलने में दिक्कत आने लगी है। भारतीय कंपनियों को नुकसान कैसे हुआ है वो भी जानिए, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, ये सच है। टैरिफ के बाद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए गए और जो शॉर्ट टर्म ऑर्डर थे वो और ज्यादा कम हुए। मुनाफे दबाव में हुआ, कुछ कंपनियों ने टैरिफ का बोझ खुद उठाया ताकि ग्राहक ना भागे। अब 100 रुपए का सामान लेकर के आ रहे हैं तो 150 रुपए वो खुद चुका रहे हैं ताकि 100 रुपए का सामान ग्राहकों को 100 में ही दे सके। बिक्री तो हुई लेकिन मुनाफा इस दौरान घट जाता है।
छोटे और मझोले उद्योग पर प्रभाव क्या हुआ वो जानिए। एमएसएमई के पास बड़ा कैश बफर नहीं होता है, ये सच भी है। जो छोटे लघु और मीडियम उद्योग वाले लोग होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा कैश बफर नहीं होता है, लेकिन वैकल्पिक बाजार तुरंत भी नहीं मिलता है। नतीजा ये होता है कि उत्पादन घट जाता है, ओवरटाइम बंद हो जाता है और छंटनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बाजार में अनिश्चितता भी बढ़ती है, नीति क्योंकि अचानक से बदल जाती है। टैरिफ राजनीतिक कारणों से जोड़ा गया है और भारतीय एक्सपोर्टर सोच में पड़ गए हैं कि कल को और टैरिफ लगा तो आखिरकार क्या होगा। निवेश फैसले रुक गए, कंपनियों ने नई फैक्ट्री, मशीनरी, क्षमता विस्तार जैसे फैसले तक टाल दिए हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रभावित हो गई है, यानी टैरिफ से भारत के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि हमने आपको बताया था कि भारत के साथ ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर के बातचीत चल रही है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि हैं जेमिसन गियर, जिनका कहना है कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है। रिपोर्ट्स कहती है कि अमेरिकी किसानों को भारत के बाजारों तक ज्यादा पहुंच मिले, इसके लिए बातचीत की जा रही है। हालांकि अब आपको बताते हैं कि किन सेक्टर्स पर टैरिफ का असर कितना ज्यादा हुआ है, कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं। स्टील और इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो अमेरिका को भारत से स्टील पाइप, ऑटो पार्ट्स, मशीन पार्ट इंपोर्ट किए जाते हैं और ये सेक्टर पहले से ग्लोबल ओवर कैपेसिटी कड़ी प्रतिस्पर्धा से भी जूझ रहे थे। इसके अलावा 50% टैरिफ का जो असर है वो भारतीय स्टील पर जो पड़ा उसकी वजह से ये महंगा भी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ घरेलू सप्लायर या दूसरे देशों की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी जानकारी मिली स्टील और इंजीनियरिंग को लेकर के। नतीजा ये हुआ कि निर्यात घट जाता है, फैक्ट्रियों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ऑटो पार्ट्स पर क्या असर पड़ा, सप्लायर प्रभावित हो जाते हैं, 50% टैक्स अतिरिक्त पड़ने से। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा, अब वो जानिए। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बाजार है। रेडीमेड जो गारमेंट्स है, होम टेक्सटाइल है, उसकी बहुत ज्यादा मांग अमेरिका में है। लेकिन टैरिफ का सीधा असर गारमेंट बिजनेस पर भी पड़ा है, क्योंकि 50% टैरिफ जोड़ते ही भारतीय कपड़े प्रतिस्पर्धा से बाहर चले गए हैं। अगर कहीं से सस्ता सामान मिलेगा तो ग्राहक वहीं जाएगा खरीदने के लिए, इसकी वजह से भारतीय कपड़े प्रतिस्पर्धा से बाहर चले गए। बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया लोगों के लिए विकल्प बन चुका है। नतीजा यह है कि ऑर्डर शिफ्ट होने लगे हैं और फैक्ट्रियों में जो काम के घंटे हैं वो घट गए हैं। जब माल ही नहीं बिक रहा है तो फैक्ट्रियों में काम ज्यादा क्यों होगा। इसकी वजह से महिला श्रमिकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गारमेंट सेक्टर में अच्छा खासा, क्योंकि उनका प्रभाव देखा जाता है। अब बात अगर फार्मा सेक्टर की जाए तो भारत दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है। अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा सप्लायर भारत ही है। कुछ दवा और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, इंग्रेडिएंट, पैकेजिंग मटेरियल पर इसकी वजह से असर पड़ा है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों ने सप्लायर बदलने या कीमत घटाने का जो दबाव है वो भी डाल दिया है। अब इसका नतीजा भी यही हुआ, मुनाफा घट गया है और इसके साथ ही जो छोटे फार्मा एक्सपोर्टर्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जाए, हर सेक्टर में क्योंकि असर पड़ा है और भारत हर सेक्टर में खुलकर के योगदान अमेरिका के अंदर देता है। मैन्युफैक्चरिंग कई सेक्टर से जुड़ी होती है, एक सेक्टर गिरा है, सप्लाई चेन जिसकी वजह से प्रभावित हुई है। ये एक सेक्टर गिरा, सप्लाई चेन प्रभावित हो गई, सामान बिक नहीं रहा है तो बनाने की जरूरत क्या है। अब यही हुआ इसका प्रभाव कि उत्पादन पूरी तरीके से घट जाता है और निर्यात आधारित यूनिट्स में दबाव में है। मेक इन इंडिया के निर्यात लक्ष्य पर इससे काफी असर पड़ा है और ये स्वीकारना होगा कि मेक इन इंडिया के तहत जो भी चीजें बनाई जा रही थी उसका अच्छा खासा असर जो है घटने का वो देखा गया है। अब भारत और अमेरिका का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ा करके 500 अरब डॉलर करना है, लेकिन टैरिफ ने व्यापार पर अच्छा खासा असर डाल दिया है। अब टैरिफ से भारत अमेरिका व्यापार प्रभावित कैसे हुआ है वो जान लीजिए, क्योंकि सालाना कुल ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो 11 लाख करोड़। अमेरिका से निर्यात कितना होता है, 3.46 लाख करोड़ और भारत से कितना आयात होता है, 7.35 लाख करोड़। वहीं मई 2025 के आंकड़े कहते हैं कि अमेरिका को 8.8 अरब डॉलर का निर्यात टैरिफ के बाद व्यापार पर असर पड़ा है। सितंबर में अमेरिका को भारत का निर्यात 12% गिर गया। व्यापार पर असर कितना पड़ा, 5.47 अरब डॉलर व्यापार रह गया और 4 महीनों में 37.5% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। वहीं बात अगर अक्टूबर के महीने की जाए तो इसमें 8.6% तक की कमी आई है और ये 6.31 अरब डॉलर रह गया।
निर्यात के लिहाज से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि भारत ने अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाकर के अमेरिकी टैरिफ की बाधा को पार कर लिया है। अब यही वजह है कि नवंबर 2025 में भारतीय निर्यात लगभग 15% बढ़ करके 36 अरब डॉलर तक रह सकता है। पिछले वर्ष नवंबर में भारत ने 32 अरब डॉलर का निर्यात किया था। अमेरिका से हुए नुकसान की भरपाई भारत ने चीन, स्पेन, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात, रूस जैसे बाजारों से की है। भारत ने और विकल्प तलाशे कि अगर अमेरिका नहीं तो फिर अब क्या। भारत आगे बढ़ा चीन, स्पेन, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और रूस की तरफ, जहां बाजारों में निर्यात भारत की तरफ से बढ़ाया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से हर महीने भारत का चीन को निर्यात बढ़ गया है। आपको बता दें कि सत्ता संभालने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से बात मनवाने के लिए टैरिफ की डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरी बात नहीं मानोगे, मैं टैरिफ लगाऊंगा, बहस करोगे, मैं और टैरिफ लगाऊंगा, फिर भी नहीं सुनोगे तो मैं और टैरिफ लगाऊंगा। ये उनकी नीति है। उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ दंड दे दिया है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को कई जगह बुलिंग नीति तक कहा गया है और ट्रंप के लिए ये केस क्यों अहम है ये समझना बेहद जरूरी है। एक तो दुनिया में ट्रंप की फजीहत हो जाएगी, इसके साथ पहले से कर्ज पर डूबे अमेरिका पर आर्थिक बोझ और ज्यादा पड़ जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि टैरिफ से ट्रंप ने आखिरकार कितना मुनाफा कमाया है। तो पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है अक्टूबर के अंत तक ये कहती है कि कुल 108 अरब डॉलर कमाए हैं, ये मुनाफा हुआ है। चीन का हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा है जो 34 अरब डॉलर है। मैक्सिको का जो हिस्सा है वो 6.2 अरब डॉलर है। कनाडा का जो हिस्सा है वो 2.19 अरब डॉलर है। ब्राजील 632.37 करोड़ डॉलर। वहीं भारत 487.27 करोड़ डॉलर है। जापान से 359.57 करोड़ डॉलर है। बाकी देश 64.95 अरब डॉलर पर आकर सिमट जाते हैं। अब अपने चुनाव अभियान में ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात कही थी। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वादा उनकी तरफ से किया था और वो अमेरिका फर्स्ट नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने देश के हित के बारे में सोचना, फैसला करना कोई गलत बात नहीं है। हर देश अपने हित के बारे में फैसले लेता है, सोचता है, लेकिन केवल वही महान बने, बाकी देशों का नुकसान हो, ऐसा नहीं चल सकता। अब टैरिफ का इस्तेमाल जो है वो हथियार की तरह करने वाले ट्रंप ये भूल जाते हैं कि डराने, धमकाने और हड़काने की नीति हमेशा कारगर नहीं होती है और भारत जैसे देशों पर तो बिल्कुल ही नहीं होती है। दुनिया में भारत, चीन जैसे तमाम स्वाभिमानी देश है जो टैरिफ की उनकी एक तरफा नीति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि टैरिफ लगाने से मेक इन अमेरिका होगा। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और अमेरिका अमीर हो जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही है कि जो दावा किया गया टैरिफ का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर फिलहाल कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि महंगाई अलग से बढ़ गई है। अमेरिकी नागरिक भी इसका दर्द झेल रहे हैं और यूएस में हुए एक टैरिफ रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि देश में महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। टैरिफ से अमेरिका को महान और ज्यादा धनवान बनाने का जो दाव था वो अमेरिका के राष्ट्रपति पर उल्टा पड़ गया है। खाने की टेबल से लेकर के यूटिलिटी बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जबरदस्त असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% लोग ट्रंप की इस टैरिफ नीति से बहुत ज्यादा नाखुश हो गए हैं। अब उन्हें अतिरिक्त पैसा जो देना पड़ रहा है, भुगतान करना पड़ रहा है। 10 में से 7 लोग मानते हैं कि इस साल किराने का सामान बहुत ज्यादा महंगा हुआ है। वहीं पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ऊपर से लोगों के पास नौकरियां तक नहीं है। 10 में से 6 लोगों ने कहा है कि बिजली पानी के बिल बढ़ गए हैं। 10 में से 4 लोग ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा, आवास और ईंधन के दाम बढ़े हैं। इस वक्त अमेरिका में महंगाई 3% तक जा पहुंची है। इसलिए अब जनता परेशान हो रही है और ट्रंप का जो विकल्प है वो तलाशा जा रहा है। हमने आपको बताया था कि करीब 60% लोगों ने सर्वे में ट्रंप को डिसअप्रूव कर दिया है। आयात पर लगने वाले टैक्स का असर सीधे अमेरिकी जनता की जेब पर पड़ता है। कितना असर पड़ रहा है आपको बताते हैं कि टैरिफ की जो नीति है उससे अमेरिका में गरीबी बढ़ने का जो जोखिम है वो बढ़ गया है और एक रिपोर्ट यहां तक कहती है कि 2026 तक 10 लाख लोगों के गरीब हो जाने की संभावना है।
2026 में गरीबी दर 12% से बढ़कर के 12.2% हो जाएगी। अमेरिका में 3.6 करोड़ गरीबी में लोग रह रहे हैं। कुल आबादी में से लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति गरीब है। अमेरिकी परिवार पर लगभग 1.09 लाख का जो कर्ज है वो बढ़ गया है, क्योंकि इंपोर्टेड जो सामान होते हैं वो महंगे हो गए हैं। घरेलू सामान की जो कीमतें हैं उसमें 10 से 20% तक का इजाफा देखा गया है। कारों की कीमतों में औसतन $1000 से $1500 तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किचन आइटम और स्टील उत्पाद भी 15 से 25% महंगे हो गए हैं। कपड़े और फुटवेयर खासकर जो चीन से आने वाले थे 10% तक महंगे हो गए हैं। स्कूल का सामान, खिलौनों की जो कीमतें हैं वो तक 5 से 10% बढ़ गई हैं। यानी ट्रंप का जो टैरिफ अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, और वही बात अब जनता और सांसद कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप का मुनाफे और दबाव वाला प्लान उन्हें ये दिख नहीं रहा है, या तो वो झुकना नहीं चाहते हैं। तो में से एक ही चीज हो सकती है। और वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे ट्रंप के उस दूसरे फैसले की जिसके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। अमेरिका के राज्य ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और बीते कई महीनों से H-1B वीजा फीस को लेकर के चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। भारत से अमेरिका गए लोग भी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में जाकर के मुकदमा दायर कर दिया है। इन राज्यों का कहना है कि H-1B वीजा के नए आवेदनों पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम फीस लगाना गैर कानूनी है। इससे जरूरी सार्वजनिक सेवाओं पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। अब इसे लेकर के देश में नया राजनीतिक और कानूनी टकराव देखने को मिल रहा है। H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस लगाए जाने के खिलाफ 50 राज्यों में से 20 ने संयुक्त रूप से अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। इन राज्यों का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम सेक्टर्स बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। इससे पहले यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी मुकदमा दायर किया था, और यह मुकदमा होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा लागू की गई उस नीति के खिलाफ है जिसमें H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों से बहुत ज्यादा फीस लेने की बात कही गई है। H-1B वीजा का इस्तेमाल आमतौर पर अस्पताल, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज और सरकारी स्कूल जैसे संस्थान करते हैं, ताकि वे विदेश से कुशल कर्मचारियों को रख सके। अब 20 अमेरिकी राज्यों ने यह मुकदमा क्यों दर्ज किया है, आपको ये बता देते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं है। लोगों का ये कहना है कानून के मुताबिक वीजा फीस प्रशासनिक खर्च के लिए लिया जा सकता है। $1 लाख की फीस प्रोसेसिंग से कहीं ज्यादा है। असल में ये टैक्स जैसा है, राष्ट्रपति अकेले ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते हैं। यह अधिकार बस संसद के पास है, ये कहा गया है। अमेरिकी इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन भी इसे करार दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके तहत यानी कि इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत वीजा फीस वाजिब होनी चाहिए। इतनी बड़ी राशि कानून की भावना के खिलाफ है। विदेशी प्रतिभा को जानबूझ करके रोकने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इसे इलीगल फी बताया गया है, मनमाना फैसला भी बताया गया है। राज्य ये भी आरोप लगाते हैं कि कोई आर्थिक अध्ययन नहीं हुआ, कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ, कांग्रेशनल डिबेट नहीं हुई। कानूनी भाषा में इसे आर्बिट्री एंड कैप्रिसियस पॉलिसी कहा गया है, यानी बिना ठोस आधार के लिया गया फैसला। राज्यों की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, यह भी इनकी तरफ से बताया गया कि 20 राज्यों में कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें टेक कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। H-1B वीजा वर्कर्स पर निर्भर, इससे कंपनियां विदेशी टैलेंट नहीं ला पाएंगी। ऐसे में रिसर्च प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रुक जाएंगे, नौकरियां दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकती हैं, और ये हो रहा है। दूसरे देशों के विकल्प तलाशने शुरू हो गए हैं। यह नीति अमेरिकी नौकरियां बचाने के बजाय उन्हें विदेश भेज देंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से प्रभावित हुई है वो जानिए। यूनिवर्सिटीज विदेशी प्रोफेसर नहीं रख पाएंगे। STEM, STEM और रिसर्च प्रोग्राम इसकी वजह से कमजोर हो जाएंगे, और जो रूरल इलाके हैं वहां पर डॉक्टर्स की भारी कमी हो गई। विदेशी डॉक्टर लाना लगभग अब असंभव हो गया है, क्योंकि कौन सी कंपनी चाहेगी कि वो 88 लाख रुपए दे, $1 लाख की फीस भरे। भरना तो कंपनियों ने ही है।
अब नागरिकों को इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। फेडरलिज्म के खिलाफ है ये इमिग्रेशन नीति। इसको लेकर के जो असर पड़ रहा है उसके वजह से ये कहा गया है कि इमिग्रेशन नीति का असर राज्यों की नीतियों और बजट पर सबसे ज्यादा पड़ता है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोई रायशुमारी नहीं की, ये इन 20 राज्यों की तरफ से कहा गया है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। ये राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन है, ये भी इनकी तरफ से तर्क दिया गया है। अब ये नीति भेदभावपूर्ण वाली नीति है, ये तक इनकी तरफ से तर्क दिया गया और कहा गया कि यह नीति समानता के सिद्धांत को पूरी तरीके से कमजोर करती है। तो राज्यों का तर्क है कि यह नीति एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें आवश्यक नियम निर्माण प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है और कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकारों से आगे बढ़कर के कदम उठाया गया है। इनका यह कहना है कि H-1B कार्यक्रम से जुड़े शुल्क ऐतिहासिक रूप से व्यवस्था के संचालन की एक लागत तक ही सीमित था। यह मुकदमा कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा की अगुवाई में दायर किया गया है। रॉब बोंटा ने साफ कहा कि कांग्रेस ने H-1B प्रोग्राम के लिए सीमाएं तय की है, वहां की संसद ने यह सीमाएं तय की गई हैं, फीस निर्धारित की गई है, नियम बनाए गए हैं, लेकिन $1 लाख जैसी सजा जैसी फीस लगाने की इजाजत कांग्रेस भी नहीं देती, यानी कि अमेरिका की संसद भी नहीं देती। इस मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने नियम बनाने की जरूरी प्रक्रिया का बिल्कुल भी पालन नहीं किया, क्योंकि इन राज्यों का तर्क है कि रायशुमारी राज्यों से नहीं की गई, जो कि करनी चाहिए थी, क्योंकि राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ेगा। बांटा ये कहते हैं कि जनवरी 7 तक कैलिफोर्निया अकेले ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 49 मुकदमे दायर कर चुका है। इस मुकदमे का नेतृत्व भी किया जा रहा है, जबकि मैसाचुसेट्स सह नेतृत्व कर रहा है। किन किन राज्यों में यह मुकदमा दर्ज किया गया है वो जान लीजिए। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स, एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट और डेलावेयर, हवाई, इलिनॉइस, मैरीलैंड, मिशिगन, ये वो तमाम राज्य हैं जिनकी तरफ से यह मुकदमा दायर किया गया है। इसमें मिनेसोटा भी है, नेवादा भी है, इसके अलावा न्यू जर्सी भी है, न्यूयॉर्क भी है, उत्तरी कैरोलिना भी है, ऑरेगन भी है, रॉड आइलैंड भी है, वर्मोंट है, वाशिंगटन है, विस्कॉन्सिन है। तो ये वो तमाम 20 राज्य हैं जिनकी तरफ से ये मुकदमा दायर किया गया है। ये सभी टैक्स और इमिग्रेशन डिपेंडेंट राज्य हैं। अमेरिका के राज्यों का कहना है कि मौजूदा समय में H-1B वीजा की जो फीस है वो $960 से लेकर के करीब $7,600 तक होती है। ये नियम है, ये कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियम है, उनकी संसद के द्वारा बनाए गए नियम है, लेकिन इसे सीधे $1 लाख करना किसी भी तरह से बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। इससे न सिर्फ विदेशी टैलेंट दूर हो जाएगा और हो गया है, बल्कि जो अमेरिकी नागरिक है उन्हें मिलने वाली जो जरूरी सेवाएं हैं वो तक प्रभावित होगी। राज्यों के मुताबिक जितनी ज्यादा फीस से विदेशी टैलेंट अमेरिका आने से हिचकेगा, उसका असर सिर्फ विदेशी कामगारों पर नहीं पड़ेगा। शिक्षक, डॉक्टर, रिसर्चर्स जैसे कई अहम पद H-1B वीजा के जरिए ही भरे जाते हैं और अपनी भारी फीस से इन क्षेत्रों में स्टाफ की कमी और ज्यादा बढ़ जाएगी। कांग्रेस निजी क्षेत्र के H-1B वीजा की संख्या सालाना 65,000 तक सीमित रखती है कि इतने ही देने हैं, 65,000 H-1B वीजा ही देने हैं इस क्षेत्र में। वहीं जो हाई डिग्री के लिए आते हैं उसके लिए 20,000 एक्स्ट्रा वीजा होते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल जैसे सरकारी और गैर लाभकारी संस्थानों को इस सीमा में हालांकि छूट मिलती है, कोई भी पढ़ने के लिए आ सकता है। जब से ट्रंप दूसरे टर्म में आए हैं सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी H-1B नियम सख्त किए गए थे। वीजा रिजेक्शन की जो रेट थे वो बढ़ गए थे, लेकिन इस बार फीस ही बढ़ा दी है कि कोई वीजा के लिए आए ही ना। और ऐसे में आपको बताते हैं कि ये लोग जो केस कर रहे हैं, ये केस कैसे चलेगा। हालांकि इसकी सुनवाई अगले शुक्रवार को होने वाली है। अब कैसे चलेगा ये मुकदमा, चलिए वो आपको समझा देते हैं। टेम्परेरी स्टे की मांग की जाएगी। इसमें टेम्परेरी स्टे लगाया जाए क्योंकि राज्य चाहते हैं कि कोर्ट पहले ही इस शुल्क पर रोक लगा दे। फेडरल जज सुनवाई करेगा इस पूरे मामले में। अगर सरकार हारती है तो नीति रद्द हो जाएगी और नीति रद्द या कांग्रेस की मंजूरी जरूरी हो जाएगी। अगर सरकार जीतती है
तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, क्योंकि निचली कोर्ट में अगर ये हार जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट तक मामले को लेकर के जाएंगे। ये 20 के 20 राज्य। ऐसे मामलों में 6 से 18 महीने तक का वक्त लग सकता है। लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, लेकिन फिर भी वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, 6 से 18 महीने का लग सकता है। फेडरल कोर्ट्स ने पहले भी ट्रंप प्रशासन के कई आदेश रद्द किए हैं। राज्यों को इसीलिए उम्मीद भी जग गई है कि इस बार भी कोर्ट उन्हीं के पक्ष में फैसला लेगा, ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाएगा। अगर कोर्ट रोक लगा देता है तो सरकार को नया कानून लाना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सीनेट और हाउस में सहमति नहीं है। यानी राजनीतिक रूप से भी ये नीति पूरी तरीके से कमजोर नजर आती है। ट्रंप ने यह शुल्क 19 सितंबर 2025 को जारी आदेश उसे लागू किया था और यह नियम 21 सितंबर के बाद दाखिल होने वाले H-1B आवेदन पर लागू हुआ है। अमेरिका ने वीजा के नियम बदल दिए हैं। नया नियम सीधा लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी जोड़ दिया है। अब H-1B वीजा लेने वाले या पहले से काम कर रहे लोग और उनके परिवार तक वीजा जांच में अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन को पब्लिक रखेंगे। ये आदेश दिए गए हैं सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग के लिए। अभी हाल ही में H-1B वीजा धारकों के जिन्हें 15 दिसंबर या उसके बाद के लिए अपॉइंटमेंट दिए गए थे, उन सभी के इंटरव्यू रीशेड्यूल कर दिए गए हैं और स्थिति ये हो गई है कि 15 दिसंबर को जिनका इंटरव्यू था उसे मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 19 दिसंबर वाले आवेदकों को मई के आखिर की तारीखें मिली हैं। 19 दिसंबर को होना था, लेकिन अब मई में तारीख मिल गई है। सबसे बुरा असर इस फैसले का उन लोगों पर पड़ा है जो पहले से ही भारत में मौजूद हैं। वे अपनी जॉब के लिए अमेरिका वापस जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास वैलिड H-1B वीजा ही नहीं रह गया है। इंटरव्यू को कई महीनों तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि असर भारत पर ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी होगा। H-1B वीजा पर अमेरिका के स्कूल और हॉस्पिटल काफी ज्यादा निर्भर करते हैं और वीजा फीस बढ़ने से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, अब वो भी आप जान लीजिए। 2024-25 में 74% स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रक्रिया के चलते। हालांकि जो आंकड़ा है 2024 से ही जुटाया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। साल 2024 में 17,000 H-1B वीजा हेल्थ सेक्टर्स के लिए जारी किए गए थे। इसके अलावा 2036 तक अमेरिका को 86,000 डॉक्टर्स की कमी होगी, यह एक रिपोर्ट का दावा है। क्योंकि टैलेंट की कमी से टेक इंडस्ट्री भी कमजोर हो रही है, तो बड़ी जो टेक कंपनियां हैं उन्होंने विदेशी प्रोफेशनल्स पर निर्भर वो रहते थे, क्योंकि अब उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है ये। नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन जो है वो इसकी वजह से रुक सकता है और अमेरिकी टेक सेक्टर की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है। माना भी गया इंटरव्यू में ट्रंप के द्वारा कि उनके यहाँ लोगों की कमी हुई है। इनोवेशन और रिसर्च पर इसका बहुत ज्यादा असर होगा, जिसमें विश्वविद्यालय, लैब्स और हॉस्पिटल्स विदेशी कामगारों पर क्योंकि निर्भर करते हैं। अब बड़े कॉर्पोरेट फीस देने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन छोटे और स्टार्टअप जो कंपनियां हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा बोझ है कि $1 लाख की भारी भरकम वो फीस भरें, तो फिर जिसे वो लेकर के आएंगे काम करने के लिए उसे क्या देंगे। इससे छोटे व्यवसाय जो हैं उनका विस्तार रुक जाएगा और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा से पूरी तरीके से पिछड़ जाएंगे या बाहर हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टअप के पास इतना पैसा होना संभव नहीं होता है। H-1B फीस बढ़ने से भारतीय IT प्रोफेशनल्स को अमेरिका जाने में रुकावट आ सकती है। बहुत सारे लोग अमेरिका में काम करते हैं इंडिया से और ये आंकड़ा 70% से ज्यादा का है, लेकिन ये बदलाव उन्हें नए देशों और अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत का IT सेक्टर और युवा इन बदलावों के अनुसार खुद को तैयार करें तो भविष्य में भी उनका ग्लोबल कैरियर मजबूत रहेगा। कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस बदलाव से भारत में IT सेक्टर को फायदा हो सकता है, क्योंकि अधिक लोग भारत में रहकर के ही इसके बाद काम करना पसंद करेंगे। इसके साथ ही बाकी देशों के जो विकल्प हैं वो भी लोगों की तरफ से, IT प्रोफेशनल्स की तरफ से तलाशे जाएंगे। अमेरिका के बाहर के देश अधिक आकर्षक विकल्प बन सकते हैं इसकी वजह से, जो H-1B वीजा जैसी कठोर शर्तें और भारी फीस नहीं लगाते हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं जहां पर भारतीय जा सकते हैं? तो बात अगर कनाडा की करें सबसे पहले, तो पिछले कई सालों में अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम्स उसकी तरफ से चलाए गए, जैसे एक्सप्रेस एंट्री और ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम।
बहुत आसान, तेज बना दिए गए। H1B जैसे जटिल वीजा नहीं है कनाडा जाने के लिए। कनाडा भी भारतीय अधिक संख्या में जाते हैं। स्थायी निवास का रास्ता वहां पर तेज कर दिया गया है। आप वहां पर जाकर के वहां की नेशनैलिटी ले सकते हैं। कनाडा की जो टेक इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है, खासकर टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में। बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो वहां पर भी स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम विदेशी प्रतिभाओं को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। H1B जैसी फीस वहां पर भी नहीं है। बेहतर जीवन शैली है, शिक्षा के बेहतर विकल्प हैं, जिसमें सिडनी है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, ये टेक हब्स हैं। यूरोप की बात करें, कौन कौन से वो देश हैं जो भारतीयों के लिए ऑप्शन है? जर्मनी है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है। इसके अलावा EU के देश IT स्पेशलिस्ट को आकर्षित करने के लिए वीजा नियम आसान कर रहा है। जो जर्मनी का ब्लू कार्ड प्रोग्राम है वो विदेशी कामगारों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भारत के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। न्यूजीलैंड कम लोकप्रिय है लेकिन तेजी से उभरता हुआ विकल्प है, क्योंकि वहां की आबादी बेहद कम है। खासकर बेहतर लाइफस्टाइल के लिए यहाँ भी तकनीकी कामगारों के लिए वीजा प्रक्रिया बेहद सरल है। अगर ट्रंप यूं ही मनमाना रवैया अपनाते रहे तो भारतीय दूसरे देशों की तरफ भागेंगे और इससे कहीं ना कहीं नुकसान अमेरिका का ही होना है, ये तय है। अब वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे एक दस्तावेज की, उस दस्तावेज की जिसने यूरोप भर में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक दस्तावेज लीक हुआ है जिसने यूरोपीय देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस दस्तावेज की माने तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इसके साथ ही जर्मनी के वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को सरकार से बेदखल करना चाहती है। फ्रांस में एमैनुअल मैक्रों हैं, ब्रिटेन में कीर स्टारमर हैं, जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज की सरकार है, लेकिन ट्रंप इन नेताओं को उन्हीं की देश की सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। ब्रिटिश अखबार है द टेलीग्राफ हाल ही में यह दावा करता है कि उसके हाथ एक ड्राफ्ट दस्तावेज लगा है। इस लीक हुए दस्तावेज से पता चला है कि अमेरिका यूरोप को बर्बाद करना चाहता है। पीछे की वजह यूक्रेन रशिया जंग है। साथ ही यह भी पता लगा है कि भारत, चीन समेत एशियाई देशों के साथ एक नया गठबंधन अमेरिका बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि लीक दस्तावेज को अमेरिका ने फेक बता दिया है। अब स्वीकार तो करेंगे नहीं कि उनके दस्तावेज हैं जो कि लीक हुए हैं। यूएस का कहना है कि 29 पेज का यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ही असली और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इस लीक दस्तावेज में यूरोप को अलग थलग करने का प्लान है। इसके लिए अमेरिका को 2 रणनीति पर काम करने के लिए कहा गया है। यह दस्तावेज ऐसे वक्त में लीक हुआ है जब यूरोप यूक्रेन जंग को लेकर के रूस के सामने बैकफुट पर है। लीक दस्तावेज में आखिर ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बता देती हूँ। दरअसल अमेरिकी सरकार का जो प्लान है वो कुछ इस तरीके का है, जहां यूरोप के अंदर प्रतिरोध को मजबूत करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रवादी पार्टियों को संबंधित देशों में बढ़ावा देना चाहते हैं, जो अमेरिका के फेवर में सारे नियम कायदे बनाते हैं। लीक दस्तावेज में किसी पार्टी का नाम नहीं दिया गया है, पूरी कोडवर्ड में बात की गई है जिसे डिकोड किया गया है। अब डिकोडिंग में क्या निकल कर सामने आया वो जानिए। डिकोडिंग ये कहते हैं कि फ्रांस में सत्ता के खिलाफ ली पेन की पार्टी को समर्थन देने की जरूरत है, मैक्रो को हटा दो, क्योंकि मैक्रो समाजवादी नेता है। हालांकि दूसरी तरफ 2027 तक मैक्रो का कार्यकाल है, वहां पर चुनाव होने, इसी साल फ्रांस में चुनाव करवाए जाएंगे 2026 में। और उसके बाद ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कीर स्टारमर की जगह रिफॉर्म पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। रिफॉर्म पार्टी को ब्रिटेन में राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है और यह भी अमेरिका के हिसाब से अपनी नीतियों को बदलेगा। यह स्टारमर की लेबर पार्टी के धुर विरोध में रहती है। दूसरी तरफ जर्मनी में मर्ज के खिलाफ AfD में जान फूंक दी जाए, इसके लिए बहुत सारा पैसा चुनावों के बाद ट्विटर की तरफ से खर्च किया गया था। ट्विटर के मालिक कौन है आप जानते हैं? AfD एक राइट विंग पार्टी है जिसका जर्मनी के भीतर हाल ही में उदय हुआ है। जर्मनी चुनाव में ट्रंप ने इस पार्टी का जम करके खुलेआम समर्थन किया था। तो ये वजह है कि अमेरिका चाहती है कि वहां पर सरकार बदल जाए, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा नेता हो जो कि अमेरिका की नीतियों के हिसाब से चले, अमेरिका के हिसाब से चले।
लीक दस्तावेज ये कहते हैं कि यूरोप से लेकर के हंगरी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने की रणनीति का खुलासा हुआ है। चारों ही देश वर्तमान समय में राइट विंग पार्टियों की सरकार वाले हैं। इटली में जॉर्जिया मेलोनी है, तो ट्रंप सबसे ज्यादा शह भी उन्हें देते हैं। कई मौकों पर ट्रंप मेलोनी की तारीफ कर चुके हैं। दस्तावेज के एक पाठ में कहा गया है कि यूरोप के भीतर अमेरिका को ऐसी पार्टियों, आंदोलनों और सांस्कृतिक हस्तियों का समर्थन करना चाहिए जो यूरोपीय जीवन शैली की संप्रभुता, पारंपरिक मूल्यों की रक्षा, पुनर्स्थापना चाहते हो। साथ ही वे अमेरिका के समर्थक भी हों। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को लेकर के बड़ी टिप्पणी की थी। ट्रंप ने पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में कहा कि यूरोप पतन की ओर है, इसका दबदबा जल्दी खत्म हो जाएगा या खत्म किया जाएगा, ये सवाल इन डॉक्यूमेंट से खड़ा हो गया है। और अब लीक दस्तावेज में सरकार बदलने का जो प्लान है वो यूरोप की टेंशन को बढ़ा रहा है। ट्रंप प्रशासन ईयू को रणनीतिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और 3 देशों जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, वहां पर सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते हैं। साथ ही 4 देश इटली, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को ईयू से अलग करने की जो उनकी रणनीति है वो शुरू हो गई है। तो ये है उनकी पूरी रणनीति। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ट्रंप के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट की, जिस पर कानूनी संकट अब मंडराते जा रहा है और अब ट्रंप को ये टेंशन भी है कि कहीं बीच में ही ना ये अटक जाए। ट्रंप का एक प्रोजेक्ट है बॉल रूम प्रोजेक्ट, अक्सर उनके दिल के करीब माना जाता है ये प्रोजेक्ट। इसके लिए ट्रंप ने व्हाइट हाउस के एक हिस्से तक को तोड़वाया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के नवीनीकरण प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एनजीओ नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है कि किस तरीके से व्हाइट हाउस को तोड़ा। व्हाइट हाउस परिसर में प्रस्तावित करीब 90,000 वर्ग फुट के विस्तार को निशाना बनाया गया है। संगठनों का कहना है कि इस निर्माण से व्हाइट हाउस का ऐतिहासिक प्रभाव सामने आएगा। नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को विरोध करता रहा है। संगठन का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने जरूरी कानूनी और पर्यावरणीय समीक्षा प्रक्रियाओं का पालन तक नहीं किया। हालांकि निर्माण को रोकने के लिए ये कोई पहला औपचारिक कानूनी कदम है। संस्था की अध्यक्ष हैं कैरल क्विलिन। उन्होंने व्हाइट हाउस को अमेरिकी आदर्शों का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक बताया है और कहा है कि इतिहास से जुड़ी जगहों की रक्षा के लिए ये मुकदमा बेहद आवश्यक हो गया था। मुकदमे में उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन को निर्माण योजना जमा न करना, पर्यावरण का आकलन न करना, एक फेडरल पार्क के अंदर निर्माण के लिए कांग्रेस यानी संसद से अनुमति ना लेना शामिल है। व्हाइट हाउस है, वहां पर राष्ट्रपति का घर है औपचारिक, और वहां तोड़ फोड़ करके डांस के लिए बॉलरूम बनाएंगे और कांग्रेस से पूछेंगे तक नहीं, संसद से पूछेंगे तक नहीं, इसीलिए उन पर यह केस हुआ है। इसके अलावा आरोप ये भी लगा है कि ये प्रोजेक्ट अमेरिकी संविधान के प्रॉपर्टी क्लॉज का उल्लंघन करता है, जो फेडरल संपत्तियों पर कांग्रेस को अधिकार देता है। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक इस मुकदमे पर आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह कानून के दायरे में है। इससे पहले व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन चेयोंग ने नेशनल ट्रस्ट को राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित संगठन बताया और कहा कि ईस्ट विंग के एक हिस्से को गिराने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। नए बॉलरूम में करीब 1000 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था होगी और इसकी जो अनुमानित लागत है वो $200 मिलियन से बढ़कर के $300 मिलियन तक पहुंच गई है। प्रशासन दावा करता है कि इस प्रोजेक्ट को निजी दानदाताओं द्वारा फंड किया जा रहा है और अगर ये निर्माण पूरा होता है तो ये ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में होने वाला सबसे बड़ा भौतिक बदलाव होने जा रहा है। तो वर्ल्ड नाउ में अब खबरों के बाद बारी है आज के सवाल की। सवाल यह है कि कुवैत किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप। आप अपना जवाब 7240772407 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।
अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता की। तो कल पूछे गए सवाल के विजेता है प्रीनीति गणेश मंगले, पुणे महाराष्ट्र से। बहुत बधाई आपको, जल्दी आपको इंडिया डेली की तरफ से मिलेगा एक शानदार तोहफा।